नमस्कार दोस्तों, आज हम 3 अप्रैल से संबंधित जो बिज़नेस, इकोनॉमी और पॉलिटी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। हम इसमें देखेंगे मार्च के जीएसटी में जिस तरीके से ये जीएसटी का संग्रह बढ़ा है, इसमें जो वजह बताई जा रही है, जिसमें आयात शुल्क ने एक तरीके से रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। तो हम अलग-अलग महीनों का भी देखेंगे जिससे हमें होगा, और इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे किस महीने का कितना राजस्व आ रहा है, और पेट्रोल की बिक्री में जो डीज़ल में इज़ाफ़ा हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो एक 1.24 लाख करोड़ जो है इनका योगदान है, जिसमें किस-किस मद में क्या-क्या आया उसको हम डिटेल से करेंगे। इसका एक सेपरेट फीचर भी मैं तैयार करूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूपीआई में जिस तरीके से एक रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से 5.05 लाख करोड़ की बात की जा रही है, इसका क्या डायनामिक्स है हम इस पर देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे आईटीआर को लेके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसका क्या रुख है। तो 2021-22 के लिए जो नए आईटीआर फॉर्म्स जारी हुए हैं, तो इसमें वित्त मंत्रालय का जो कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो कहना है, ये फॉर्म भरने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन किसके लिए कौन सा फॉर्म है आपको ये पूछा जा सकता है। आईटीआर 1, सहज, इसमें सुगम, इस तरीके की जो कैटेगराइजेशन है हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से राज्यों को जो है 11,830 करोड़ की राशि देने की बात की गई है विशेष मदद के तौर पर। तो ये पूंजीगत खर्च के लिए दी गई है, तो इसका हम डायनामिक्स देखेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि बैंकों की जो लैंडिंग बढ़ाने की बात की जा रही है 10%, ये किस तहत की जा रही है। इसमें जो बैंकों के कर्ज देने की क्षमता में जो बढ़ोतरी हो जा रही है, इसमें किस तरीके से जो इम्पैक्ट होगा उसका ग्लोबली, जो इसमें जो इंडियन इकोनॉमी पे ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा एनबीएस के बढ़ते तरीके से, तो उसको देख करके हम ये देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि पीएनबी टू की जो बात की जा रही है, तो पीएनबी टू का ये कहना है कि राष्ट्र निर्माण के लिए बड़ी भूमिका के लिए पंजाब नेशनल बैंक जो है तैयार हुआ है। तो पीएनबी से ही रिलेटेड था वो नीरव मोदी वाला केस, तो उसमें देखेंगे पीएनबी ने कहाँ तक की जर्नी इसने ली है। इसके बाद स्मॉल सेविंग्स पे जो सरकार के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो यू टर्न लिया है, एक तरीके से मना कर दिया है कि जो पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन क्या ये भविष्य में ऐसा ही रहेगा, या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद इसमें कोई बदली भी देखा जाएगी, या क्यों सरकार की जो एक तरीके से पैनी नज़र है या एक तरीके से टेढ़ी नज़र है स्मॉल सेविंग्स को लेके, इसका जो इम्पैक्ट है उसका जो रिजल्टेंट होगा निवेशकों के लिए, जो बैंकों में पैसे जमा करते हैं या स्मॉल सेविंग्स में, उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको उस पर बात करनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद हम जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इनका देखेंगे कि जो H1 वीज़ा का जो एक्सपायर हुआ, इसके बाद एक बाइडेन पैकेज करके जिस तरीके से बात की जा रही है, हमने पहले भी इसको कवर किया था, लेकिन इसको हम फिर से देखेंगे, इसके जो विभिन्न पहलू हैं। इसके साथ हम देखेंगे कैपेक्स को लेके और एक्सपोर्ट्स को लेके जिस तरीके से राइज हुआ है, आरबीआई डेटा जो है जिस तरीके से इसमें जो एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, फॉरेन आर्म्स की तरफ किस तरीके से बात की जा रही है, फॉरेन सब्सिडरीज की तरफ इस पर बात की जा रही है, हम उसको देखेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट का जो जंप है 58% इसका बताया जा रहा है, तो ये 34 बिलियन डॉलर्स के आसपास की बात इसमें की जा रही है। तो इसका क्या पहलू है, हम उसको एग्जाम परस्पेक्टिव से देखेंगे उन आंकड़ों को। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बैंक जो क्रेडिट है ये बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके बाद जो यूपी है ओडीएफ के तहत जो इसमें ये नंबर 100% ओडीएफ इसने हासिल कर लिया, केंद्र सरकार ने इसकी सराहना भी की है, उत्तर प्रदेश ने ऐसा किया है। और कंपनीज रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या इस समय हालात हैं, ऐसा जो है आरबीआई की तरफ से क्या कहना है इस पर, तो ये तमाम बातें जो हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरीके की जो बड़ी न्यूज़ है दिन की, वो ये थी कि पटरी पर अर्थव्यवस्था आई है, और जो जीएसटी की जो वसूली में जो आयात शुल्क की जो हिस्सेदारी है, वो तकरीबन जो है आपकी 70% निकल करके आई है। तो इसका जो इम्पैक्ट है बेसिकली वो है क्या, तो अर्थव्यवस्था में सुधार के साइंस के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। तो मार्च के महीने के अंदर जो है सर्वाधिक जो है 1.24 लाख करोड़ का जो है जीएसटी का संग्रह आया है। तो ये आपको फिगर याद रखनी चाहिए। और इसमें जो हम महीनों के हिसाब से बात करेंगे, राज्यों के अंदर जो जो चेंजेस आए हैं, जिस राज्य ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, हम उसको ब्रीफ में इंपॉर्टेंट राज्यों की बात करेंगे। सभी राज्य इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिकली जो देखा जाए कहाँ से जीएसटी आ रहा है उस लिहाज से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे कि 6 महीनों में लगातार जो है 1 लाख करोड़ के पार जो जिस तरीके से ये गया है, तो उसको लेकर के जो है अब हम इसमें इकोनॉमी के साइंस से रिवॉल्व पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिवाइवल के तौर पर मार्च में जो है कारों की रिकॉर्ड बिक्री है। और हमने कल ही बात की थी कि किस तरीके से जो की 8 कोर सेक्टर्स उन पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मार्च में जिस तरीके से रिकॉर्ड बिक्री हुई है, पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ी है, तो ये किस तरीके से कनेक्ट होते हैं या इनका क्या रिलेशन है, या ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते, हम इस पर भी बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि 6 महीने से लगातार जो है 1 लाख रुपए करोड़ के पार जा रहा है जीएसटी कलेक्शन, तो कोरोना की जो दूसरी लहर के बीच, यानी कि जो सेकंड वेव की बात की जा रही है यहाँ पर, उसके भी जो इकोनॉमी की जो मजबूत देने के लिए जो दो बड़े
बड़े संकेत हैं एक तरीके से। इसमें पहला जो है आपका, इसमें जीएसटी का जो संग्रह है मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये पहुंच गया है। तो इस महीने जो है 1.24 लाख करोड़ का बतौर जो है जीएसटी के प्राप्त हुए हैं, और ये अब तक की सर्वाधिक वसूली है। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग निकल करके आती है। इसके साथ जो मैं दूसरा कारण बता रहा था, ये किस तरीके से मांग बढ़ने के कारण, यानी कि जो डिमांड का रिवाइवल देखा जा रहा है, उसके कारण जो मार्च के अंदर जो है कारों के रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। इसके साथ में कैवियट ड्रॉ करता चलूं यहाँ पर, किस तरीके से 1 अप्रैल से जिस तरीके से एसी फ्रिज महंगे होने की बात की जा रही थी, किस तरीके से कंपनीज अपने प्राइसेस बढ़ा रही थी, तो उसके तौर पर भी हम इस वाले कारणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यहाँ पर क्यों इनकी बिक्री देखी गई है। या ऑटो में जिस तरीके से रिबेट थी मार्च के बाद, अप्रैल के बाद जो है वो चेंजेस आ जाने थे। तो इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर की अगर हम बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहना है कि जो जीएसटी वसूली है ये पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि से 27% अधिक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च के अंदर ये इस वाली जो अवधि में जो आया है ये कितना अधिक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा 27% अधिक है। तो ये क्या और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके बाद बीते 6 महीने से लगातार जिस तरीके से जीएसटी का जो संग्रह है 1 लाख करोड़ से अधिक रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार ही जो है वसूली में जो वृद्धि, जो इसमें जो इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, जो इंक्रीज देखा जा रहा है, तो ये जाली बिलों के जरिए फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने एक तरीके से मुहिम चलाई है, ये उसके नतीजे के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो साथ ही जो है लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के चलते पटरी से जो अर्थव्यवस्था उतरी, उसमें जो संकेत के समास में दिए जा रहे हैं। और जैसा हमने कल भी बात की थी कि वर्ल्ड बैंक ने भी जो आंकड़ा दिया 7.5 से 12.5 के बीच में, इसने कहा है कि ग्रोथ का जो ग्रोथ रेट है हमारे जीडीपी का ये हो सकता है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करें, इसके बाद हम प्योरली जीएसटी पे आ जाएंगे। तो अगर हम मार्च इसमें फॉर इसमें हम दे रहे हैं कि मार्च में जो कारों की जो रिकॉर्ड बिक्री हुई है, तो मांग बढ़ने के कारण जो है ये मारुति सुजुकी ने पिछले महीने कुल जो है एक महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको कि 1,67,014 वाहन बेचे हैं सिर्फ मार्च के महीने में। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो इस आंकड़े को पिछले साल अगर आप मार्च से कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिर्फ मारुति का, तो ये 83,792, ये करीब दुगने से ज्यादा है इस वाले मार्च में। तो इसके बाद हुंडई मोटर्स की बात करें, मार्च में कुल जो है इन्होंने 64,621 वाहन बेचे, पिछले साल से ये भी दुगनी वृद्धि है। तो इसके बाद जो देखा जाए, जो टोटल है आपका कलेक्शन मार्च के अंदर वो 27% है ईयर ऑन बेसिस पे, और मारुति का जो है 1,67,014 गाड़ी बेची इन्होंने, और इसमें पिछले साल जो अगर हम बात करें मार्च के अंदर, तो 83,972 थी। हुंडई मोटर्स की बात करें तो 64,621 थी, और पिछले साल जो से ये भी दुगनी है। टाटा मोटर्स की जो बिक्री है पिछले 6 महीने से ज्यादा बढ़कर जो है 66,609 हो गई। यानी आप देख सकते हैं मार्केट लीडर जो है वे अहेड है हुंडई और टाटा मोटर्स से, मारुति का जो है। लेकिन बहरहाल ये आंकड़ों के लिहाज से आपको याद रखना चाहिए, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो उस वक्त ये डेटा आपको काम में आ सकता है। इसके बाद जो है ये एमसीक्यू के लिए नहीं है ये, इसके बाद खाली वो आंकड़ा के ईयर ऑन ईयर से मार्च में कितना हुआ, तो 27% आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो पेट्रोल डीजल की जो खपत बढ़ी है डिस्पाइट डूमिंग प्राइसेस क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल, तो घरेलू तेल कंपनियों ने मार्च में जो पेट्रोल की बिक्री जो है ये 27.4% जो है बढ़ी है, मार्च का डेटा बता रहे हैं आपको। इसके बाद अगर हम डीजल की बात करें तो इसकी बिक्री में जो है 28.6% का इजाफा हुआ है। तो ये मोटे मोटे इकोनॉमिक के पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स के साथ जो हम देखते हैं, स्लाइड पे देखते हैं, इसके साथ जो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अब हम जीएसटी की बात कर सकते हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रिकॉर्ड आयात शुल्क ने जीएसटी का संग्रह बढ़ाया है, पटरी पर अर्थव्यवस्था आई है, एक और फाइंडिंग है। तो कुल जीएसटी वसूली में जो आयात शुल्क है वो आपकी उसकी जो हिस्सेदारी है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी जो हिस्सेदारी है 70%। मैं फिर से कहता हूँ, तो कुल जीएसटी वसूली में जो आयात शुल्क में जो हिस्सेदारी है इस वक्त वो 70% के करीब बताई जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो 1.24 लाख करोड़ में जो इनका योगदान है, जिस तरीके से सीजीएसटी की अगर हम बात करें तो 22,973 करोड़ है। एसजीएसटी की अगर हम बात एसजीएसीटी की अगर हम बात करें तो ये 29,329 करोड़ है। आईजीएसटी की अगर हम बात करें तो ये आपका 62,642 करोड़ है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो उपकर लगता है, जो सेस लगता है 8,757 करोड़ के करीब है। अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो आपकी जो राशि बन के आएगी वो 1.24 लाख हो जाएगी। मैं फिर से बताता हूं आपको, 1.24 लाख करोड़ जो इस महीने में जो योगदान है, इसमें जो सीजीएसटी का जो योगदान है वो इसमें आपका है 22,973। तो पूछा भी जा सकता है किसका सबसे ज्यादा योगदान है, तो एसजीएसटी की अगर हम इसमें बात करें तो उसका जो योगदान है 29,329 करोड़ रुपए है। और आईजीएसटी की बात करें हम अगर यहाँ पर, तो वो 62,842 है। तो आपको इसमें बताया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान
भुगतान है वो आईजीएसटी की तरफ से है, तो 62,842 करोड़ का है, और जो सेस है, जो उपकर है, वो आपका 8,757 करोड़ का है। अब हम अगर यहाँ पे राज्यों की बात कर रहे हैं तो किन राज्यों का जो सर्वाधिक हिस्सा है, तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ से जो आया है आपका 17,038.49 करोड़ जो है एक साल में, ये एक महीने के अंदर आपका जीएसटी आया है। इसके बाद जो है गुजरात का नंबर आता है, यानी कि महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जीएसटी आया है ये मार्च के महीने में। उसके बाद गुजरात जो है उस तकरीबन आधा कर लीजिए, 8,197.04 करोड़ जो है आपका गुजरात से आया है। फिर कर्नाटका से है आपका 7,914.98 करोड़। फिर उसके बाद तमिलनाडु है 7,539 7579.18 करोड़। उसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है, यहाँ से जीएसटी का बड़ा संग्रह आया है, तो इसमें है 6,265.01 करोड़ का। इसके बाद हरियाणा है 5,709.60 करोड़। इसके बाद पश्चिम बंगाल है 4,386.79 करोड़। इसके बाद तेलंगाना है 4,166.42 करोड़। इसके बाद जाकर के दिल्ली आता है 3,925.97 करोड़। तो आप ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो टॉप कर रहा है, इसके बाद गुजरात है, फिर कर्नाटका है, इसके बाद तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तेलंगाना, एंड सरप्राइजिंगली दिल्ली उसके नीचे है। तो आप बता सकते हैं कि जैसे एक तरीके से दिल्ली जो है एक तरीके से पूर्ण राज्य भी नहीं है, तो इसलिए उसका संग्रह कम हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि जीएसटी के तरफ में इसका जो है वो इनकम टैक्स की बात एक डिफरेंट हो जाती है दिल्ली के लिए, तो आपका जो है दिल्ली का नंबर जो है आपका इसमें काफी ज्यादा नीचे आता है। तो 90 नंबर पे है। अगर हम इस पर बात करें तो 9th है आपका दिल्ली। तो आपको ये ऑर्डर में लगाने को कहा जा सकता है, तो ये यूपीएससी खास करके ऐसी बहुत क्वेश्चंस इस तरीके से पूछते हैं, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 2020-21 में जो ये है कि 11,36,803 करोड़ का संग्रह आया है अप्रैल से लेकर मार्च तक की बात करें, तो अप्रैल में जो जीएसटी का संग्रह आया था वो था आपका 32,172। उसके बाद मई में ये बढ़ा 62,151 हुआ। उसके बाद ये जून में फिर से बढ़ा 90,917 हुआ। फिर ये जुलाई में थोड़ा कम हो गया 87,422 हुआ। इसके बाद अगस्त में ये और कम हो गया 86,439 हुआ। उसके बाद सितंबर में ये फिर से राइज करता है 95,490। उसके बाद अक्टूबर से, जैसे कि मैंने कहा था, पिछले 6 महीनों में जो है लगातार 1 लाख के ऊपर ही आ रहा है। तो इसको मैं सेपरेट फीचर में बना दूंगा। तो इसमें मोटी मोटी बात जो ये है, इससे एक तो ये फाइंडिंग निकल करके आती है कि उद्योग जगत में जो तेजी से पटरी पर लौट रहा है, इससे क्या है कि आयात में जो इंपोर्ट्स में उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका असर जो है सरकार के राजस्व पर हुआ है। तो ये इसका एक पहला रीजनिंग है, किस तरीके से इसका रैशनल है। उसके बाद अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम डेटा की बात करें, इसके मुताबिक जो है जो जीएसटी में जो है कि लगातार जो है 6 महीनों में इसकी बढ़ोतरी रही है। इसके साथ जो है इसमें जो आयात का, जैसे कि मैंने कहा 70% के करीब है, तो इसमें जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण इसमें इसका परसेंटेज हो जाता है। इसमें जो जीएसटी की जो वसूली का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तो इसके तहत जो है आपने अलग अलग महीनों में देखा। और इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक रिवाइवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिजली की खपत है, इस पर हम थोड़ा और डिटेल से बात करेंगे। तो 24.35% इसकी बढ़ी है। तो ये फाइनल ये बिजली मंत्रालय की तरफ से कहना है कि देश में बिजली की जो खपत है वो मार्च 2021 में, एक साल पहले इसी महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.35% बढ़कर जो है 123.05 अरब यूनिट हो गई है, जो कि एक और सुधार दिखाता है। तो आपको ये आंकड़ा दिया जा सकता है, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे इंटरव्यूज में कह सकते हैं, तो इससे पता चलेगा कि वन ऑफ द कोर सेक्टर्स पे इसकी बात हो सकती है। तो पेट्रोल इसकी बिक्री में 27 और इसमें डीजल में जो है 28% का इजाफा हुआ है। तो ये भी आपको एक आंकड़ा याद रखना चाहिए। तो इसके मद्देनजर मैं इस पर सेपरेट फीचर भी ड्रॉ कर लूंगा जीएसटी के, और ज्यादा इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है वो ये आती है कि 2021-22 के लिए जो नए आईटीआर फॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं, वित्त मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बिल्कुल साफ कहना है कि इसमें जो है कि फॉर्म भरने के तरीके में बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर हम 2021-22 के लिए नया आईटी फॉर्म अगर इसमें उसकी बात करें, इसमें क्या क्या खास बात है, तो ये वित्त मंत्रालय की तरफ से ही कहना है कि आयकर की कानून की जो धारा 1961 में जो है संशोधन की वजह से आईटीआर 1 से आईटीआर 7 फॉर्म में सिर्फ जरूरी बदलाव हुए हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये साफ कहना है कि जो आईटी कानून है, जो आयकर कानून है, इसकी जो धारा 1961 में जो संशोधन की वजह से आईटीआर 1, तो आपको 1961 याद रखना है, इसमें जो संशोधन की वजह से आईटीआर 1 से आईटीआर 7 तक में सिर्फ जरूरी बदलाव हुए हैं। वो क्या क्या है हम उस पर भी आते हैं। तो इसके भरने का तरीका जो है वो नहीं बदला गया है। अब इसका जो एक इम्पैक्ट है वो ये देखा जा सकता है कि खाड़ी देशों में जो प्रवासी भारतीयों की वेतन आय पर छूट मिलती रहेगी। ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है रादर ये कि खाड़ी देशों में काम करने वाले जो
भारतीय कामगार हैं उनको वेतन आयोग पर जो है टैक्स में जो रिबेट वो जारी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है बोथ इन यूपीएससी एंड बैंकिंग। और इसमें जो एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि स्पष्ट करें कि किस तरीके से अपोजिशन की मांग थी कि वित्त कानून 2021 में सऊदी अरब, ओमान, कतर में काम करने वाले भारतीय कामगारों के मामले में क्या कोई नया कर लगाया गया है। तो इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि पहले की तरह उनको भारतीयों के वेतन में जो खाड़ी देश हैं जैसे में आपका सऊदी अरब, ओमान, कतर, इनमें काम करने भारतीय कामगारों के लिए कोई नया कर नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल जाती है हमें। अब हम वापस आते हैं कि जो ये फॉर्म्स की बात करते हैं। तो ITR 1 जो है आपका सहज जिसकी बात की जा रही है, ये एक आसान फॉर्म है। इस फॉर्म के इस्तेमाल छोटे व मध्यम करदाता कर सकते हैं जिनकी सालाना आय जो है 50 लाख रुपए तक होती है, साथ ही जिनकी कमाई सिर्फ वेतन की एक घर या ब्याज या अन्य स्रोतों से आती है। इसके बाद ITR फॉर्म की बात करें जिसे सुगम भी कहा जाता है, तो ये फॉर्म जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनियों की ओर से भरा जाता है, जबकि किसी कारोबार या प्रोफेशन से सालाना कमाई जो है वो 50 लाख रुपए तक हो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए से पूछा जा सकता है। तो ITR फॉर्म जिसको सुगम भी कहते हैं और ये कंपनी की ओर से भी भरा जाता है। तो ITR 2 जो है जिन व्यक्तिगत करदाताओं का इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं और हिंदू अविभाजित परिवार की कमाई कारोबार या प्रोफेशन से ना हो, वो सहज फॉर्म भरने की योग्यता ना रखते हो, तो जो सहज फॉर्म जो ITR 1 नहीं रखते वो ITR 2 भर सकते हैं। इसके बाद ITR 3 जो है जिन व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कमाई किसी कारोबार या प्रोफेशन से ना हो वो आपका ITR 3 भर सकते हैं। इसके बाद आपका ITR 5 जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, भागीदारी वाली कंपनियां जिसको पार्टनरशिप भी कहते हैं, और LLP से इसे भरा जा सकता है। ITR 6 जो है कंपनियां इसे भरती हैं, और ITR 7 जो है आयकर छूट क्लेम करने वाले ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां या चैरिटेबल ट्रस्ट ये फॉर्म भरते हैं। तो ITR 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये बेसिक है तो कई बार पूछा जा सकता है, लेकिन जिसको कहते हैं कि आपको वैसे भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें जो राज्यों के जो पूंजीगत खर्च के लिए 11,830 करोड़ की एक विशेष मदद का ऐलान जो है केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है। केंद्र सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए जो है राज्यों को जो है 11,830 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए हैं। तो इसमें ना सिर्फ जो है इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, ना सिर्फ उत्पादन क्षमता बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी, बल्कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या आर्थिक विकास है, इसको भी एक रफ्तार मिलेगी। तो अगर फाइनेंस मिनिस्टर की हम बात करें तो उन्होंने देश में एक देश एक राशन कार्ड, कारोबारी सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने वाले जो 11 राज्य हैं उनको ये विशेष वित्तीय सहायता योजना के तहत ये राशि जारी की गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये राशि जो है ये किस लिए जारी की गई है। तो ये आपके 11 राज्यों को 11,830 करोड़ की जो है विशेष वित्तीय सहायता योजना के तहत इसको जारी किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्य इसमें बेनिफिशियरी हैं विशेष वित्तीय सहायता योजना, तो आपका आंसर होगा 11। कितनी राशि है? 11,830 की है। और ये किस लिए है? क्योंकि इन्होंने बताया कि एक देश एक राशन कार्ड, कारोबारी सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में इन्होंने जो सुधार को आगे बढ़ाने के लिए है, एक तरीके से इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है इन स्टेट्स ने। और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि केंद्र ने राज्यों के जो केंद्र की हिस्सेदारी के तहत जो है 2020-21 में जो है 45,000 रुपए जारी किए गए हैं। तो इसके तहत जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद हम अगर थोड़ी सी बैंकिंग की बात कर लें तो 10% जो है बढ़ेगी बैंकों की कर्ज देने की क्षमता। तो इसका क्या होगा? इकोनॉमिक सुधार की बात यहाँ पे की जा रही है और इसमें नीतिगत दखल की बात इसमें की जा रही है, जिसके कारण जो है आपका 2021-22 के दौरान जो है बैंकों को कर्ज देने की क्षमता वो करीब आपकी दुगनी हो जाएगी और इसमें जो है करीब 10% पहुंच जाएगी। तो अभी जो मौजूदा है वो करीब आपकी 5% पे है, तो इसको 10% करने की बात की गई है। तो अगर हम चालू वित्त वर्ष के अंत पर जो है एनपीए जो बढ़कर है आपका 10.5 से लेके 11% के स्तर पर पहुंच जाएगा। एनपीए की बात यहाँ पर खास आप इसमें ख्याल करें, तो इसमें चालू वित्त वर्ष के अंत तक जो है एनपीए बढ़कर आपका 10.5 से 11% के स्तर पर पहुंच जाएगा, जो कि शुरुआती अनुमान से जो है कि कम है। तो इसमें क्राइसिल की एक रिपोर्ट आई है, मैं आपको रिपोर्ट का हवाले से बता रहा हूं कि इसमें उन्होंने कहा है कि 2021-22 के दौरान जो है बैंकों की कर्ज देने की क्षमता जो है 4 से 5% अंक बढ़कर जो है 9 से 10% पर पहुंच जाएगी। इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा क्राइसिल की रिपोर्ट के अनुसार, इसका खुदरा कर्ज की हिस्सेदारी जो है इसमें ज्यादा होगी। तो ये आपको याद रखना चाहिए इंपैक्ट क्या होगा इसका। और इसके बाद जैसे कि हम इसमें करेंगे PNB 2 जो है राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका के लिए तैयार है।
तो बैंकों के एक सम्मेलन में 1 साल के बाद फिर से जो पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक 2 मजबूती के साथ राष्ट्रीय निर्माण में बड़ी भूमिका के लिए तैयार है, ऐसा स्पष्ट मानना है पीएनबी की तरफ से। तो जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो विलय हुआ था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था, जिससे देश में सबसे बड़े बैंकों से ये एक बना। तो पीएनबी का जो कुल कारोबार है, आपको ये याद रखना चाहिए, ये करीब करीब आपका विलय के बाद ये 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। तो बैंकों के एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जो इसमें जो एक तरीके से जो इसके सम्मेलन की एक तरीके से पहली वर्षगांठ में तो एक तरीके कारोबार, ग्राहक, कर्मचारी, तकनीक का एकीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो अब के साथ जो है देश का एक व्यापक क्षेत्र तक हो गई है, तो एक ही राष्ट्र निर्माण के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे कि मर्जर के बाद इसका बिजनेस आज की डेट में ये 18 लाख करोड़ के करीब करीब इसका पीएनबी का है। तो इसके तहत आपको ये याद रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका, अगर हम H1 वीजा की, इसके जैसे वीजा प्रतिबंध जो है भारतीय पेशावरों को जो है बड़ी राहत मिली है, इंडियन प्रोफेशनल्स को। इसके साथ साथ जो है बाइडेन का एक 20 खरब डॉलर का निवेश का जो प्रस्ताव है, पैकेज का जो ऐलान है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो इसको पहले हम वीजा पे बात कर लेते हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी हमने इस वीजा पे बात की थी, और कैसे कैसे अलग अलग टाइप के वीजाज होते हैं उस पर भी हमने उस डोनाल्ड ट्रंप वाले लेक्चर पे बात की थी। तो इसमें जो है कि व्हाइट हाउस जो है वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जो बाइडेन, इन्होंने H1 वीजा को लेकर कोई नई घोषणा नहीं की है, जिसके चलते जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जिसके चलते जो प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो ये लागू किए थे प्रतिबंध जो है वो स्वतः ऑटोमेटिक लैप्स कर जाएंगे। तो इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक तरीके से बताया है कि व्हाइट हाउस H1 वीजा प्रतिबंध का नवीनीकरण नहीं होगा। तो ये जो है बहुत एक तरीके से राहत की बात है। तो इसमें जो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके प्रशासन के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा H1B वीजा जो विदेशी कामगार थे, वीजा पर प्रतिबंध की अवधि खत्म हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके बाद जो इन्होंने जो है इसकी जो एक तरीके से जो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा अधिसूचना की वैधता जो थी वो 31 मार्च को खत्म होने के साथ ही पाबंदियां खत्म करने को अपनी मंजूरी दे दी है जो बाइडेन की तरफ से और प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से। इससे जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि जो आईटी प्रोफेशनल से हमारे को एक बहुत राहत मिली है। तो मैं फॉर रिकॉर्ड आपको बता दूं कि जैसे पूर्व राष्ट्रपति जो ट्रंप थे, उन्होंने पिछले साल जून के अंदर ये जो है आदेश जारी करके H1B वीजा समेत कई अस्थायी और गैर प्रवासी वीजा श्रेणियों के जो आवेदक थे, जो अमेरिका जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद इस प्रतिबंध की जो अवधि है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। तो ये प्रतिबंध लगाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कोरोना महामारी का रीजन दिया था, बड़े पैमाने पर जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उनकी जो चुनौतियां थी, उनसे इसको इसमें जरूरी बताया गया था। जबकि जो है निर्धारित अवधि बीत जाने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 31 मार्च के आगे पाबंदी जारी रहने की कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, इसलिए इसको जो है ऑटोमेटिक लैप्स मान लेना चाहिए। ऐसा फिलहाल इसमें जो मौजूदा हालात है वो यही बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जो 20 खरब डॉलर के निवेश का जो प्रस्ताव का तरीके से दाव लगाया है, पैकेज का ऐलान की बात की है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के जो भौतिक एक तरीके से बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और ओवरहॉल करने के लिए जो 20 खरब डॉलर के से बड़े के निवेश की जो पैकेज पर दाव लगाया है। इससे होगा क्या कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सामाजिक इंजीनियरिंग में निवेश में किया जाएगा। तो इस प्रस्ताव से, इसको हम डिटेल से कवर करेंगे सेपरेट फीचर में। तो इस प्रस्ताव से बाइडेन ने यह भी कहा है कि सरकार उन सब कामों को भी कर सकती है जो निजी क्षेत्र में नहीं किए जाते, यानी कि सरकार यहाँ पर अपने रोल को रीडिफाइन कर रही है कि उन क्षेत्रों में भी करेंगे जो निजी नहीं कर सकते। इसका आप डायरेक्ट इंप्लीकेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां की जो इकोनॉमी है तो किस तरीके से वो केन्जियन मेथड्स को अपनाते हैं। इसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया उसके वक्त भी ये बात की गई थी। तो बाइडेन ने पेनिनसिल्वेनिया में एक तरीके से ये कहा है कि इस योजना से जो विश्व जो है इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पुरानी बुनियादी ढांचे को आधुनिक करने के साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से मुकाबला भी हो सकेगा। तो इससे जो होगा बैटरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी की, कंप्यूटर चिप, स्वच्छ एनर्जी, क्लीन एनर्जी बाजार, इसमें वाले बाजार शामिल होंगे। तो जो ताजा प्रस्ताव है इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नौकरियों का सृजन होगा बड़े पैमाने पर, इन्होंने कहा है। और अनुमान है कि 4 वर्ष में अच्छे वेतन वाली जो है 1.8 करोड़ से अधिक नौकरियों के लिए रास्ते खुलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इससे पहले हमने यूके की जिस तरीके से बात की थी, यूके जो ऋषि सुनक है वहां पे चांसलर ऑफ एक्सचेंजर के, उन्होंने किस तरीके उनकी जो चुनौतियां थी, तो वो तमाम बातें जो है अब ये देखिए केन्जियन मेथड यहाँ पर आपको साफ दिखता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में जो कटौती की गई थी, काफी सारी अलग अलग ब्याज दरें जिसको हमने कल भी कवर किया था, हमने उस वक्त भी कहा था कि ये वापस हो जाएगा। तो उसके बाद ये इलेक्शंस
मद्देनजर एक तरीके से, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ हिस्सा होता है वो पश्चिम बंगाल से भी इसमें सबसे ज्यादा सेविंग्स जो है वहां पर भी हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बहरहाल इन पॉलिटिकल रीजंस पे हम नहीं जा रहे हैं, हम इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इसमें जो है छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का जो फैसला है 24 घंटे में ही वापस लिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि गलती से जारी हो गया था आदेश, और इसमें जो एक तरीके से यह है कि छोटी ब्याज दरों पर इसका जो है एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है, एक तरीके से इसको सफाई के तौर पर देखा जाना है कि आदेश जो है गलती से जारी हो गया था। तो सरकार ने जो है नए वित्त वर्ष की एक तरीके से अप्रैल से जून तिमाही के लिए लोक भविष्य निधि यानी कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, राष्ट्रीय बचत, इसमें और जैसी योजनाओं में जो ब्याज में 1.1% तक की कटौती का ऐलान किया था, जो कि अब जो है वो वापस हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो इसके साथ साथ जो होगा, ये इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले वर्ष अप्रैल से जून की तिमाही में छोटी बचत योजना की जो ब्याज दरों में जो है 0.7 से 1.4% तक की कटौती कर दी गई थी। तो अलग अलग मदों हमने कल कवर किया था, लेकिन बहरहाल वापस हो गया है। तो अगर हम इसके रीजंस देखें या इम्पैक्ट देखें, तो इसमें जो है कि 5 राज्यों के चुनावों पर असर का अंदेशा था, और इसके साथ साथ जो है इसके साथ ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि शायद ये वापस हो जाएगा। और इसके बाद जो इसका इम्पैक्ट है कि 85% बचत योजनाओं में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें बंगाल जो है वो सबसे आगे है। तो देश में लोगों की जो 85% निवेश जो है, 85% जो निवेश होता है वो आपका एक तरीके से छोटी योजनाओं में होता है। इसके सबसे अधिक यानी जो 15% भागीदारी है, 85% की भागीदारी जो स्मॉल सेविंग्स योजनाओं में तहत होती है, और उसके अंदर जो 15% है वो पश्चिम बंगाल के लोगों की है। तो म्यूचुअल फंड या इसमें शेयर मार्केट में महज जो है 3.4% ही निवेश करते हैं। तो इसका अगर ये फ्यूचर में ऐसा कोई स्टेप लिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप शेयर मार्केट की तरफ भागेंगे उसमें इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां एक तरीके से रिडंडेंट हो जाएगी आपकी अर्निंग्स। और अगर इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट से कम हो जाती है, तो फिर आपको जो है उल्टा इसका असर पड़ेगा। तो वहां से फिर लोग जो है मार्केट्स की तरफ भागेंगे, लेकिन बहरहाल वो फ्यूचर की अकॉर्डिंग है, तो जब होगा वैसा तब उस पर बात की जाएगी। तो ये जो जारी हो गया था आदेश गलती से, वैसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। तो ब्याज निर्धारण जो है एक नियमित प्रक्रिया है, तो आपको यह याद रखना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि जो ब्याज का जो निर्धारण होता है ये एक नियमित प्रतिक्रिया है, उसी के तहत दरों में कटौती का आदेश जारी हुआ। लेकिन इसके लिए जो है वित्त मंत्री से सहमति भी ली गई थी। तो लेकिन अब ये कहा जा रहा है, तो ऐसे जारी हुआ था आदेश, लेकिन अब ये कहा है कि गलती से जारी हो गया था। तो आपको ये टेक्निकल इसमें पॉइंट याद रखना चाहिए एज पर एग्जाम एस्पिरेंट। तो आपको देखना चाहिए कि ब्याज निर्धारण जो है एक ही नियमित प्रक्रिया है, ये पहली फाइंडिंग है। इसके तहत जो दरों में जो कटौती का जो आदेश जारी हुआ है, उसके तहत आपको फाइनेंस मिनिस्टर की मंजूरी लेनी होती है, इसके बिना आप इसको नहीं कर सकते। तो इन तमाम बातों के साथ हमने एक्सपोर्ट्स के जंप में 58% का हिट देखा है, ऑल टाइम हाई $34 बिलियन का हुआ है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको मैं सेपरेट फीचर इसमें कवर करूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मार्च क्वार्टर के अंदर 13% का राइज देखा गया है, तो ये 1.2 ट्रिलियन हो गए हैं। और ये जो है कि इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वूज को लेकर, सेपरेट इस पे लेक्चर होगा, आप प्लीज वो देखिएगा। इसके बाद जो है ये इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ ये बड़े बड़े कदम के तौर पर लिया जा रहा है। और जो बैंक क्रेडिट की हम बात कर रहे थे, मिड साइज फर्म्स को जो है फरवरी के अंदर, फिर से मैं कहता हूँ बैंकों का जो क्रेडिट है मिड साइज फर्म्स को जो है वो 21% बढ़ा है फरवरी के अंदर। तो इसमें जो है आपका मीडियम साइज का, अगर आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखें तो इसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्शन, इसमें -1.4 लोन्स के अंदर लार्ज इंडस्ट्री यूनिट को, और इसके अंदर भी हम जो है सेपरेट फीचर कर लेंगे इस पर तैयार कि एग्रीकल्चर को कितना दिया गया है, इंडस्ट्री को, सर्विसेज को, फिर रिटेल के अंदर आरबीआई के डेटा के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। और यूपीए ट्रांजेक्शंस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से इन्होंने फ्रेश हाई जो है $5 ट्रिलियन का, इन्होंने $5 ट्रिलियन का, माफ कीजिएगा, यानी 5.05 का इन्होंने जो एक तरीके से टच किया है। तो उसके जो इम्प्लीकेशंस है उस पर हम सेपरेट फीचर तैयार करेंगे, किस तरीके से अलग अलग महीनों में ये हुआ, यूपीआई, आईएमपीएस, फास्टैग, बीबीपीएस, इसके तहत जो है यूपीआई की जो जर्नी रही है, इस पर एक सेपरेट फीचर चाहिए, मैं उस पर डिटेल से आपसे इस पर बात करूंगा। लेकिन बहरहाल जो है कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो हैं ये फ्रेश हाई पे जा रहे हैं, 5 लाख करोड़ से ऊपर की इसमें जो है बात की गई है। अब एक आरबीआई का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, इन्होंने कहा है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन आर्म्स है, यहाँ पे दूसरे वाले फॉरेन आर्म्स की वेपनरी की बात नहीं है, फॉरेन सब्सिडरीज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसने जो अकाउंट किया है वो 33% सेल्स के लिए अकाउंट किया है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर, ऐसा आरबीआई की तरफ से कहना है। तो इसके तहत अगर आप देखें, जैसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडरीज है, इसने जो है इंडिया की, इसने अकाउंट किया है 32.6% अपनी टोटल सेल्स का फाइनेंशियल ईयर इसमें 20 के लिए, यानी कि 2019-20 के वित्त वर्ष के लिए। तो इसमें ऐसा आरबीआई की तरफ से
कहना है। तो आरबीआई ने एक तरीके से ये प्रोविजनल रिजल्ट्स के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए कि जो एनुअल सेंसस आता है फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स का, जिसको एफएलए भी कहा जाता है, तो एफएलए के डेटा जो इन्होंने प्रोविजनल डेटा है उसके तहत ही कहा जा रहा है। जब ये डेटा रिवाइज होंगे तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, इसका जो इम्पैक्ट है किस तरीके से पड़ा है, इसमें जो एंटिटीज हैं उनका कैसा। तो ये एफएलए का जो डेटा है, आपसे पूछा जाता है कि एफएलए जो है आज पर आरबीआई डाटा कितना हुआ है, तो फॉरेन सब्सिडरीज एक तरीके से उन्होंने 32.6% का इसमें एक तरीके का राइज इसमें शो हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेंटर ने एक तरीके से तारीफ की है, सेंटर ने सराहा है उत्तर प्रदेश को टू अचीविंग 100% ओडीएफ। अब ये ओडीएफ है ये आपका होता है ओपन डिफेकेशन फ्री, और इसको यानी कि पूरी तरीके से खुले में शौच से मुक्ति एक तरीके से देखा जाना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश जो है इन्होंने 100% जो है ऐसा किया है। तो जो रिसेंट डेटा है उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है, इसमें 652 लोकल बॉडीज और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि 652 लोकल बॉडीज में और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको कर दिया गया है। तो इसमें जो हाउस होल्ड है ये 8,57,906 इंडिविजुअल हाउस होल्ड हैं, और इसके साथ जो ये आता है कि ये दो इसमें काफी बड़ी संख्या में 2,61,00,000 करोड़ के करीब जो है इसमें शौचालय जो है इसमें एंटायर स्टेट्स में इस स्कीम के तहत बने, यानी कि 2,61,00,000 के आस ऊपर शौचालय इसमें बने हैं स्कीम के तहत। लेकिन बहरहाल जो है 100% ओडीएफ हो गया है, 652 लोकल बॉडीज और 75 डिस्ट्रिक्ट जो राज्य की है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है ये 27% ऊपर हुआ है, ऐसा कहना है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि एमसीए का ऐसा कहना है। इन्होंने कहा है कि इंक्रीज जो हो गया 27% हुआ है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। यहाँ पर जो रजिस्टर हुआ है 1.55 लाख कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है। इसके साथ जो है पावर जो है इसकी जो डिमांड है ये पहली बार जो है 35 सालों में गिरी है। इसके साथ साथ हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमी के जो रिवाइवल्स आपने देखे एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखे, इसमें जो जो सेपरेट लेक्चर्स लगेंगे उसके लिए मैं आप अलग अलग से बना देता हूँ, उसमें डेटा के साथ पूरा एनालिसिस इन डेप्थ की तरह से। आप प्लीज बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार।